नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने प्लेटो के काव्य सिद्धांत को पढ़ा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की हमारी ये क्लास की लेक्चर की सीरीज चल रही है। तो प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं और आज हमने उसके शिष्य, उसके आगे के काव्य शास्त्री को पढ़ना है जिसका नाम अरस्तु है। अरस्तु आप लोग जानते हैं कि चाहे शिक्षा हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, हर जगह एक महान विद्वान के रूप में, एक बड़े विचारक के रूप में अरस्तु को याद किया जाता है। ठीक, तो काव्य शास्त्र के संबंध में भी अरस्तु एक महान विचारक है, एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्री है। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाई थी, लेकिन उसमें कुछ विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा था। व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि नए सेटअप पर पढ़ाया जाए। स्पेशली जो जिन विद्यार्थियों के पास 4G फोन है, तो वो जो है कम, जो मतलब कम क्वालिटी के उसमें अगर वीडियो देखते हैं तो उन्हें ज्यादा समस्या आ रही थी। तो मुझे लगा इस सेटअप के साथ पढ़ाना ठीक रहेगा ताकि आपको क्लियर जो है टेक्स्ट दिखाई दे और समझ में भी आता रहे। ठीक है, तो आई होप पसंद आएगा आपको ये आज का वाला सेटअप। आज का वाला तो आप बताना, इसमें फीडबैक देना कि कैसे वाला ठीक है, पुराने वाला या ये वाला सेटअप। ठीक है, कुछ और करना होगा तो कुछ और भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो हाँ, अरस्तु के सिद्धांत हमने पढ़ने हैं, अरस्तु के काव्य सिद्धांत। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें कि अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए हैं, अरस्तु के 3 सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। 3 सिद्धांत को हमने पढ़ना होता है। इसमें से पहला तो है आपका अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया और अरस्तु ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया। तो पहले तो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। दूसरा है प्लेटो का त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी सिद्धांत। और तीसरा ही त्रासदी सिद्धांत से मिलता जुलता ही, यानी उसका अगला स्टेप हम कह सकते हैं, जिसे याद किया जाता है विरेचन सिद्धांत के नाम से। ठीक है, विरेचन शब्द हमने कल भी पढ़ा, त्रासदी के बारे में हमने कल भी पढ़ा और अनुकरण के बारे में भी हम कल पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके जो व्याख्याकार हैं, प्लेटो ने अनुकरण का अलग अर्थ लिया और अरस्तु ने अनुकरण का अलग अर्थ लिया है, और इन्हीं अर्थों को हमने समझना है। अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो के अनुकरण में क्या अंतर है और अरस्तु अनुकरण के बारे में क्या कहता है, दोनों की तुलना एक तरह से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा सा उसको देख लेना, करीब आधे घंटे का वीडियो है। आप फास्ट फॉरवर्ड में करके देखेंगे तो 20 मिनट में भी आप पढ़ करके काम चला सकते हैं, क्योंकि अरस्तु तभी समझ में आते हैं जब प्लेटो का अनुकरण आपको, अनुकरण सिद्धांत आपको पता हो। ठीक है, तो अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया और अरस्तु ने भी दिया, लेकिन अनु जो अनुकरण शब्द का अर्थ है, अनुकरण शब्द का अर्थ है, इस पर ही दोनों के सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। देखिए प्लेटो ने क्या अनुकरण का अर्थ लिया, प्लेटो ने हूबहू नकल को माना। अनुकरण का अर्थ कल हमने पढ़ा कि उसने कहा कि अ, ईश्वर जो कि परम सत्य है, उसका अनुकरण है जगत, और जगत का अनुकरण है आपका अनुकरण है कला या फिर साहित्य या फिर काव्य। ठीक है, तो इस अर्थ में उसने अनुकरण को लिया। लेकिन अरस्तु ने अनुकरण शब्द के अर्थ को जो है व्यापक बना दिया, उसने ये अर्थ उसका नहीं लिया, उसने अलग अर्थ लिया। और अलग अर्थ उसने क्या लिया, उसने ये कहा कि कला या साहित्य अनुकरण जरूर है लेकिन हूबहू नकल नहीं है। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि कला जो होती है, ठीक है, कला और साहित्य हम एक साथ मान करके चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक साथ ही बना करके चलाया है दोनों को। ठीक है, तो कला को उसने कहा कि ये जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, देखिए प्लेटो कह रहा था कि अनुकरण है अर्थात हूबहू नकल है। ठीक है, और इसने कहा अनुकरण का मतलब है पुनः प्रस्तुतिकरण है, यानी उसने कहा कि नकल जो है वो जगत की नकल नहीं करता है, वो जगत की सर्जना की नकल करता है। समझ रहे हैं, वो जो है कवि जो है, अनुकरण का अर्थ जो है वो वस्तु की नकल करना नहीं है, वो वस्तु के निर्माण की नकल करना है, उसकी क्रिएटिविटी की नकल या उसकी क्रिएटिविटी का अनुकरण अरस्तु ने माना है। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्लेटो का जो उदाहरण है कि जो कला है, जो पेंटर जब उस मेज का चित्र बनाता है, तो अरस्तु ये कहता है कि वो मेज का चित्र बनाने का अनुकरण नहीं कर रहा है, वो उसके क्रिएटिविटी की नकल कर रहा है। समझ रहे हैं, उसके क्रिएशन को नकल कर रहा है, उस वस्तु का अनुकरण नहीं कर रहा, बल्कि उस वस्तु की सर्जना की नकल कर रहा है।
समझ रहे हैं? यानी कि अनुकरण जो होता है वो वस्तु का नहीं होता। अरस्तू ये कह रहा है अनुकरण जो होता है वो वस्तु का नहीं होता, जगत का नहीं होता, बल्कि जगत की सर्जना का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। ठीक है? अभी हम जब लिखित में समझाएँगे आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अनुकरण जो शब्द है उसने ये कहा। ठीक है? तो खैर इस पर और विस्तार में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा-सा फैक्चुअल चीज़ें हम लिख लेते हैं। अरस्तू की 2-3 रचनाओं का नाम पहले लिख लेते हैं। ठीक है? तो अरस्तू ने जो है जो कृतियां लिखी, अरस्तू की कृतियां पहले देख लेते हैं। किताबों का नाम बहुत आता है परीक्षा में, सबसे पहला सवाल तो किताबें ही है, चाहे कुछ भी ले लो आप, कोई भी विधा पढ़ो। पेरी पोइटिकेस पहली किताब तो ये है, पोइटिकेस। ये आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित काव्य शास्त्र की अगर किसी ने किताब लिखी पहली, तो अरस्तु ने ही लिखी। ठीक है? प्लेटो ने जो किताब लिखी थी रिपब्लिक, द रिपब्लिक, ठीक है, या इयोन, सिंपोजियम इत्यादि इत्यादि, वो पॉलिटिकल साइंस की किताबें थी। ठीक है, वो पॉलिटिकल फिलोसफी की किताबें थी। उसमें उसने काव्य के बारे में कुछ कुछ टिप्पणियां की हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से काव्य शास्त्र को समर्पित कोई किताब है तो ये है पेरी पोइटिकेस। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो पोएटिक्स इसको कहा जाता है, पोएटिक्स। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे तो काव्य शास्त्र। इस किताब का मतलब है, इस शब्द का मतलब ही है काव्य शास्त्र, पोएटिक्स। ठीक है, ये इसका मतलब है पेरी पोइटिकेस। तो इस नाम से ही किताब में उसने लिखा है, तो इसका मतलब ये कविता पर ही बात करेगा। इसके अलावा इसकी एक और किताब है रिटोरिक। अब रिटोरिकेस नाम से कुछ मिल जाए तो समझ लेना कि आप इसी किताब की बात हो रही है। इसके अलावा उसने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसकी बहुत सारी किताबें तो, संख्या इसकी बहुत ज्यादा है अरस्तु की किताबों की संख्या, लेकिन हम कुछ कुछ ही लिखेंगे। ठीक है? मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स वैसे फिलोसफी की एक ब्रांच होती है। ठीक है, और एथिक्स, ये सब जो है अरस्तु की कुछ कुछ किताबें हैं। जो परीक्षा में आने लायक किताब है वो पेरिपोइटिकेस है। दूसरे नंबर पे आप रेटोरिक रख सकते हैं। ये दो जो है आपकी परीक्षा में इसका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कृतियां ये हो गई। अब हम बात करते हैं अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर। तो लिखिए अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत। अब ये वीडियो अगर आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप नॉर्मल यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो मामला गड़बड़ है, आपको उससे उतना कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए तो पूरा सेटअप बनाया। तो प्लेटो का जो सॉरी अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, तो इसमें हम ये कहेंगे, देखिए, अब अभी जो मैंने आपको बताया अनुकरण सिद्धांत के बारे में अरस्तु का, कि अरस्तु ने क्या कहा कि वस्तु का अनुकरण नहीं है बल्कि सर्जना की नकल है। और मतलब कह सकते हैं कि कला जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, एक आदमी ये कह रहा है कि कला जो है जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। ठीक, और दूसरा जो कल के महान दार्शनिक थे प्लेटो साहब, प्लेटो कह रहे थे कि जो कला होती है वो परम सत्य से 3 गुनी दूरी पर होती है, क्योंकि वो अनुकरण का भी अनुकरण है, अनुकृति की भी अनुकृति है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया उससे ऐसा लग रहा है कि कला कोई हीन चीज है, अनुकरण कोई खराब चीज है। ठीक है, कि अनुकरण करता है और अनुकरण का भी अनुकरण करता है। तो जो हीनता का भाव था, जो ये एक कमतरी का भाव अनुकरण शब्द को लेकर प्लेटो ने दिया, सबसे पहले तो अरस्तु ने जो काम किया अनुकरण सिद्धांत में, वो इस हीनता के भाव को त्यागा अनुकरण शब्द पे, कि अनुकरण कोई खराब चीज थोड़ी है, अनुकरण है तो है। ठीक है, और दूसरा उसने कहा कि अनुकरण वैसा नहीं है जैसे प्लेटो साहब कह रहे हैं, जैसे मेरे गुरु कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर्जना की नकल है। तो सबसे पहले अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो जो है अनुकरण को हेय नहीं मानता है, अनुकरण को हीन चीज नहीं मानता है, कोई खराब चीज नहीं मानता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि अरस्तु ने अरस्तु ने अनुकरण में, यानी अनुकरण शब्द में, ठीक है, अनुकरण में निहित निम्नता के भाव को त्यागा, निम्नता के भाव को त्यागा तथा उसे नया अर्थ प्रदान किया, नया अर्थ प्रदान किया। और वो नया अर्थ क्या है, इसके अनुसार। ठीक है,
अरस्तु के अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है। ठीक है, हूबहू नकल नहीं है किस चीज की? जगत की हूबहू नकल नहीं है, बल्कि बल्कि जगत की हूबहू नकल नहीं है, बल्कि यह उसकी सृजनशीलता की नकल है। ठीक है, बल्कि यह उस वस्तु की सृजनशीलता की नकल है। ठीक है, तो इस वजह से तो पहली चीज तो उसने क्या किया, सबसे पहले निम्नता के भाव जो अनुकरण को लेकर के था, जो प्लेटो ने एक तरह का सिद्धांत दिया था उसमें था। ठीक है, और उसने एक और बात कही, तीसरी बात जो उसने कही कि कला जो होती है, कला प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है, का पुनः प्रस्तुतिकरण है। कला जो है प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत इस संबंध में दिया, और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि कला जो है प्रकृति की अनुकृति है, प्रकृति की अनुकृति है, अनुकृति है। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो आर्ट इमिटेट्स, आर्ट इमिटेट्स नेचर, ये कहा अरस्तु ने। ठीक है, और ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो सृजनशीलता की नकल कहा उसने, वस्तु की नकल नहीं कहा। ठीक है, उस वस्तु की नकल नहीं करता, बल्कि उसके निर्माण की नकल करता है। ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी की नकल करता है, न कि उस वस्तु की नकल करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज कही इसने। उसने एक और बात कही कि ये जो हूबहू नकल का संबंध है ना, सीधा सीधा हूबहू नकल वाला जो संबंध है, ये कला का नहीं है, ये कला वाला काम नहीं है, बल्कि ये इतिहासकार से संबंध है। ठीक है, उसने हूबहू नकल का संबंध किससे माना? इतिहासकार से माना है। किससे माना है? इतिहासकार से। हिस्ट्री का जो काम होता है वो हूबहू नकल करना होता है, जैसा हुआ वैसा सीधा सीधा लिख दिया, तो ये हूबहू नकल है। ठीक है, कला ऐसी नहीं है। तो हम इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अनुकरण ही चल रहा है तो हूबहू नकल का संबंध, संबंध इतिहासकार से है। इतिहासकार से है। ठीक है, कलाकार का संबंध, कलाकार का जो संबंध होता है, कलाकार का संबंध कलात्मक अनुभूति से होता है। किससे होता है? कलात्मक अनुभूति से, अनुभूति से होता है। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे एक्सप्लेनेशन इसका ऐसे हो सकता है। देखो, इतिहासकार क्या लिखता है? जो हुआ वही लिखेगा। ठीक है, जो चीज हुई वो लिखेगा, जो चीज नहीं हुई उसको नहीं लिखेगा। लेकिन कलाकार जो होता है, जो साहित्यकार होता है, वो उसको भी लिखता है जो घटित हुआ, वो उसको भी लिखता है जो घटित हो सकता है, हो सकता था, ऐसा हो सकता था, इस संभावना को भी व्यक्त करता है। और ये भी लिख सकता है, ये भी उसके पास छूट होती है कि वो ये लिख सके कि ये होना चाहिए था। इतिहासकार के पास ये अवकाश नहीं है, इतिहासकार के पास ये मौका नहीं है कि वो ये सारी चीजें लिख सके। इस वजह से उसने ये भी आगे ऐड किया कि जो कलाकार होता है या जो कला होती है वो इतिहास से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। आर्ट इज ग्रेटर देन हिस्ट्री, आर्ट इज जो आर्ट जो होती है वो इस इतिहास से भी ज्यादा महान होती है, क्योंकि वो संभावना वाले पक्ष पर भी जोर देती है। इतिहास जो केवल और केवल घटना पर जोर देती है जो घटित हुआ, और कला इस पर भी जोर देती है कि क्या घटित हो सकता था और क्या घटित होना चाहिए था।
इस बात पर भी कला जोर देती है। तो इस वजह से उसने कहा कि जो कला होती है वो इतिहास की तुलना में जीवन से ज़्यादा निकट होती है, ठीक है? इतिहास जीवन के उतना निकट नहीं है जितना कला होती है, ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे कुल मिलाकर के, अब इस पॉइंट को लिखेंगे हम, तो आप देख पा रहे होंगे कुल मिलाकर के कि जिस हीनता की भावना के साथ, जिस निम्नता की भावना के साथ, जिस हेय दृष्टि के साथ प्लेटो ने कविता को और अनुकरण को देखा, उस हीनता की भावना को अरस्तु ने पीछे हटाया, उसको पीछे हटाया, मतलब उसको त्यागा और उसको जो है नया अर्थ दिया, उसका नया महत्व प्रतिपादित किया। ठीक है? तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं अभी इतिहास और इस संबंध में कि इतिहास इतिहासकार का संबंध जो घटित हुआ उससे है, जब कलाकार का अर्थ मतलब कलाकार में साहित्यकार सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? जबकि कलाकार का संबंध जो घटित हो सकता था, जो घटित हो सकता था उससे है, ठीक है? इस प्रकार इस प्रकार काव्य इस प्रकार काव्य इतिहास की तुलना में इतिहास की तुलना में अधिक दार्शनिक, ठीक है? इस प्रकार जो काव्य है वो इतिहास की तुलना में ज्यादा दार्शनिक और उच्च स्तर की बात होती है, स्तर की बात होती है, ठीक है? और उसने एक और बात कही, क्योंकि इतिहास जो है केवल उस पर जोर दे रहा है कि जो घटना हुई, फॉर एग्जाम्पल घटना ए घटित होती है और ये माना ग्रीक में घटित हुई, सॉरी ग्रीस में घटित हुई, ठीक है? यूनान में ये घटना ए घटित होती है, ठीक? तो इतिहासकार इसी का वर्णन करेगा, लिखेगा कि ग्रीस में एक राजा था और उसने जो है अपने मतलब कह सकता है कि वो जो है इतना बड़ा तानाशाह हो गया कि उसने अपने 50 सैनिकों को एक ही साथ जो है मारने के आदेश दे दिए। ऐसा ऐसा माने एक घटना भी इतिहासकार ने ये वर्णन कर दिया, ठीक है? कवि क्या लिखेगा? जो कलाकार होगा, जो कवि होगा, वो इस पर भी लिखेगा कि क्या घटित हो सकता था, हम कैसे इस राजा को जो है तानाशाह होने से रोक सकते थे, ठीक है? और इस वजह से इन दोनों चीजों में जो अंतर है, ठीक है? इस वजह से जो इतिहास का संबंध होता है, इतिहास एक विशिष्ट सत्य बताता है, ठीक है? इतिहास का जो संबंध है वो विशिष्ट सत्य से है, जबकि काव्य का जो संबंध है वो क्या है, सार्वभौमिक सत्य से है, यूनिवर्सल ट्रूथ से है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो केवल विशिष्ट तक रहता है, जबकि जो अ, जो कवि काव्य है, जो काव्य होता है वो क्या है, विश्व विश्व के सत्य की तरफ, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ जो है उसका झुकाव होता है। तो इतिहास विशिष्ट सत्य बताता है, जबकि कविता जो होती है वो सामान्य सत्य बताती है, यूनिवर्सल सच बताती है। ये हो सकता है कि इतिहास जो होता है वो किसी एक जगह के लिए सच होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्रीस में जो कविता लिखी गई वो भारत के लिए भी सही साबित हो, और होती ही है, और भारत में जो कविता लिखी गई वो अफ्रीका के लिए भी साबित हो, लेकिन अफ्रीका का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास नहीं होगा, ठीक? ये उसने बात कही। आप समझ पा रहे होंगे कि क्या उसने दोनों चीजों में अंतर स्थापित किया है, तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो काव्य जो होता है, अगला पॉइंट ऐसे वाला बना रहा हूं मैं। इतिहास विशिष्ट सत्य विशिष्ट सत्य बताता है ना? किसी एक जगह का खास सत्य बताता है,
जबकि काव्य वैश्विक सत्य, ऐसा कह सकते हैं ना, वैश्विक कहें, सार्वभौमिक कहें, सार्वभौमिक सत्य बताता है। ठीक है, तो ये भी एक और उसने इतिहास और कविता के साथ तुलना की है। तो उसने कहा कि अनुकरण सिद्धांत जो उसका तमाम था, उसने ये कहा कि अगर हम रिवाइज के तौर पर कहें, अभी और भी है इसमें बहुत कुछ है। उसने फिर अनुकरण के भी 3 प्रकार बताए कि किन-किन चीज़ों का अनुकरण कवि कर सकता है। इस पर भी अभी हम आएँगे। फिलहाल का रिवीजन देखिए 2 मिनट में कि प्लेटो ने बोला था कि हूबहू नकल है, अरस्तु ने बोला हूबहू नकल नहीं है बल्कि सृजनशीलता की नकल है। अनुकरण का अर्थ उसने सृजनशीलता के अनुकरण से माना, ठीक है? और उसने कहा कि कला जो है प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। इस वजह से कला जो है दरअसल प्रकृति की अनुकृति है। आर्ट इमिटेट्स नेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। हूबहू नकल का संबंध जो है इतिहास से होता है, कला का संबंध कलात्मक अनुभूति से होता है। ठीक है, और इतिहास और कला में जो है अंतर ये होता है कि कला जो होती है वो इस पक्ष पर भी देती है कि क्या घटित हो सकता था, और इस वजह से वो ज्यादा दार्शनिक और ज्यादा उच्च स्तर का होता है इतिहास की तुलना में। और एक और बात कही कि इतिहास विशिष्ट सत्य बताता है, जबकि काव्य क्या बताता है, सार्वभौमिक सत्य बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की कविता आपके जीवन के लिए भी सत्य है और वर्ड्सवर्थ के लिए भी सत्य है, लेकिन वर्ड्सवर्थ के समाज का इतिहास आपके लिए सच नहीं है। ठीक है, ये एक अंतर है बताया उसने। ठीक है, तो सही भी लग रहा है ये अंतर, है ना? तो खैर ये सारे उसके थे। एक और बात उसने कही कि जो अनुकरण होता है, अनुकरण के 3 रूप उसने बताया। अनुकरण, अरस्तु का बहुत लंबा चौड़ा है अनुकरण सिद्धांत, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। अनुकरण 3 रूपों में होता है। 3 रूपों में होता है। वो 3 रूप कौन-कौन से हैं? पहला तो अगर आप किसी वस्तु का अनुकरण कर रहे हैं, मतलब किसी चीज का अगर आप अनुकरण कर रहे हैं, तो वैसा का वैसा बता दो जैसा वो है। फॉर एग्जाम्पल कुछ घटित हुआ और आपने उसको वैसा का वैसा ही बता दिया, ठीक है, तो वो है, उसको कहते हैं प्रतीयमान रूप, यानी कि जैसा वो है उसी का अनुकरण कर दिया। सेकंड रूप होता है जिसको उसने कहा संभाव्य रूप, पॉसिबल रूप को क्या कहेंगे, पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जैसा वह हो सकता है, ये वाला रूप। ठीक है, और तीसरा हो सकता है आदर्श रूप, यानी कि जैसा वो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तीनों 3 रूपों में जो है कवि जो है अनुकरण कर सकता है या उसको अनुकरण करना चाहिए। पहला जो उसने कहा प्रतीयमान रूप, प्रतीयमान रूप अर्थात जैसा वह है, जैसा वह है उसी का अनुकरण कर लिया। ठीक है, सीधा सीधा इतिवृत्त कर दिया। सेकंड आ जाएगा आपका संभाव्य रूप, जैसा वह हो सकता था। हो सकता था क्या, जैसा वह हो सकता है। और तीसरे में ये लिखा आदर्श रूप, आदर्श रूप जैसा वह होना चाहिए। जैसे इससे एक घटना से जो है हम इसको बता सकते हैं कि कवि जो होता है, काव्य का संबंध किस तरह से होता है। ठीक है, इतिहास का संबंध ऐसा नहीं होता, काव्य का संबंध उसने मोटे तौर पर कैसे बताया। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में एक बहुत व्यापक आंदोलन आप लोगों ने किया, यूके ट्रिपल एस सी के अभ्यर्थियों ने, जो पेपर लीक पर हुआ। तो कवि जो है, मतलब जो बात हो सकती है इस पर 3 तरह से बात हो सकती है। पहला, जैसा वो है, इस घटना का आपने वर्णन सीधा सीधा कर दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ, आंदोलन हुआ। ठीक है, जैसा वो हो सकता है, ठीक है, कि पेपर लीक हुआ तो ठीक है, सारे दोषियों को सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, और पेपर रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए, ये संभावित रूप है, ये सेकंड है।
और आदर्श रूप है जैसे वो होना चाहिए। आदर्श रूप यह है कि पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए, आदर्श स्थिति होनी चाहिए, पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए था। तो ये 3 चीजें, ठीक है? तो ये बहुत सामान्य उदाहरण से मैंने समझाया आपको, ठीक है? ताकि आप समझ में आए, कुछ भी कर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना बना रहे, ठीक है? ऐसे सामान्य उदाहरणों से आप जो है चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है? हालांकि कविता, मतलब ये पेपर लीक तो कविता नहीं ही है, पर मैं इन जनरल आपको समझा रहा हूँ, सिद्धांत को समझाने के तरीके जो है आम जीवन से हम ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है प्रतीयमान रूप, संभाव्य रूप और आदर्श रूप, ये 3 जो है उसने अनुकरण के रूप बताए, ठीक है? चलो एक आखिरी में जो है हम कुछ बचे-खुचे पॉइंट्स जो है इसमें लिख सकते हैं। फिर हम अरस्तू के अनुकरण की व्याख्याएँ भी समझेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पे कि अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किन-किन रूपों में की गई है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? ये जब खत्म हो जाएगा तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक क्लास लेकर के आऊँगा मैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हम लोग करेंगे उसमें, ठीक है? तो ये है, तो काव्य जो है, काव्य क्या होता है? कलात्मक अनुकृति होता है, होता है। और काव्य का माध्यम क्या होती है? भाषा होती है ना? और काव्य का माध्यम भाषा होती है। भाषा के माध्यम से ही तो करता है एक्सप्रेस, ठीक है? इसलिए इसलिए काव्य भाषा, इसलिए काव्य भाषा के माध्यम से, माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है, कलात्मक अनुकृति होती है। अनुकृति वो किसके चीज किसके माध्यम से करता है? अपनी काव्य की भाषा के माध्यम से कर रहा है ना, क्योंकि एक कलात्मक अनुकृति है, और ये जो कलात्मक अनुकृति करता है वो किसके माध्यम से करेगा? काव्य की भाषा के माध्यम से करेगा, ठीक है? इस वजह से उसने ये कहा कि काव्य भाषा के माध्यम से, काव्य जो है भाषा के माध्यम से, काव्य क्या है? भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा, कल्पना द्वारा पुनः सृजन है, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट मैंने थोड़ा पहले समझाया नहीं, पहले लिखा दिया, तो अब समझ लेते हैं। देखो, उसने भाषा के बारे में भी एक बात कही, जो काव्य की भाषा है, काव्य के बारे में उसने बात कही कि दरअसल कविता क्या है, ठीक है? तो अनुकरण तो उसने माना कि कोई भी कला है वो अनुकरण होता है, लेकिन अनुकरण कैसा? सृजनात्मक अनुकरण होता है, ठीक है? वस्तु का अनुकरण नहीं होता, ये हमने पहला ही पॉइंट ये लिखा है। इसलिए उसने कहा कि जो काव्य भाषा है, जो कवि अनुकरण करता है, वो किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। मीडियम वो लैंग्वेज को बनाता है, ठीक है? और इस वजह से उसने ये कहा कि जो काव्य है, जो पोइट्री है, वो भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा पुनः सृजन है, ठीक है? रिक्रिएट जरूर कर रहा है वो, पुनः सृजन जरूर कर रहा है, लेकिन भाषा को यूज करता है, ठीक है? भाषा को यूज करता है, और उसके टूल क्या है? एक तो अनुभूति है, अनुभूति समझते हैं? यानी जो आपने अनुभव किया, व्हाट यू फेल्ट, व्हाट यू, जो आपने महसूस किया, अनुभूति किया, और उसमें कुछ कल्पना जोड़ी, आपने कुछ इमेजिनेशन किया, तो अनुभूति और कल्पना के माध्यम से जो है पुनः सृजन है, ऐसा उसने कविता के बारे में कहा, ठीक है? तो ये था अरस्तु का मूल सिद्धांत, ठीक है? लेकिन सिद्धांत पढ़ने से ही काम नहीं चलता है, सिद्धांत के व्याख्याकार भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, समझ रहे हैं आप? तो अभी सिद्धांत के व्याख्याकार भी पढ़ेंगे हम कि व्याख्याएं किन किन रूपों में हुई है अनुकरण सिद्धांत की। तो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत और इसके अनुकरण सिद्धांत के बीच अगर हमको अंतर बिठाने हो, तो हम ये कह सकते हैं 2-3 पॉइंट के अंदर कि पहली बात तो ये है कि जो अनुकरण शब्द का अर्थ है, प्लेटो ने लिया हूबहू नकल, और अरस्तु ने कहा सृजन, ठीक है? अनुकरण का मतलब है सृजन का अनुकरण, उसने बोला हूबहू नकल, ठीक है? दूसरा पॉइंट उसने ये कहा, प्लेटो ने कहा था कि कला जो है अनुकरण का अनुकरण है, ठीक है? और अरस्तु ने कहा कि कला जो है जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये दो बुनियादी फर्क हो गए। इसके अलावा जो प्लेटो का जो दृष्टिकोण है, जो व्यू पॉइंट है समझने का, वो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, नैतिकतावादी दृष्टिकोण है, और अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है।
ठीक है, जब दृष्टिकोण का फर्क होता है तो दर्शन में भी फर्क आ जाता है, और यही फर्क आप देख पा रहे हैं वो इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लेटो सोच रहा है अपने आदर्श राज्य के हिसाब से, है ना, अपनी नैतिकतावादी दृष्टि से देख रहा है, आदर्शवादी दृष्टि से देख रहा है, और अरस्तु कला को देख रहा है सौंदर्यवादी दृष्टि से। ठीक है, अपनी सौंदर्यवादी दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, इसी वजह से तो कहता है कला प्रकृति की अनुकृति है, आर्ट इमिटेट्स नेचर, इसीलिए उसने कहा क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है, सौंदर्यवादी है। तो यदि ये प्रश्न आपके उसमें आ जाए कि अनुकरण को या कला को सौंदर्यवादी दृष्टि से किसने देखा, तो प्लेटो और अरस्तु में अरस्तु ने देखा। ठीक है, सौंदर्यवादी तो बहुत है, अभी तो आप देखो, अभी जॉब दरिद्र को आने दो आप, ठीक है, क्रोचे को आने दो आप, तब देखना आप, खतरनाक स्थिति बनेगी। ठीक है, तो प्लेटो और उसका पहले अंतर समझ लेते हैं ताकि बेसिक कवर हो जाए, उसके बाद इनके व्याख्याकारों पर आते हैं कि किसने क्या व्याख्या की है। बहुत लंबा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, पेपर में यही आता है कि कौन कौन सी किस किस प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं और किसने ये वाली व्याख्या की है, केवल टाइटल टेबल टाइप की बनाएंगे आप। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन हमको करना है प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतर। तो लिखिए, प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतर। ठीक है, पहला, प्लेटो ने अनुकरण को हूबहू नकल माना, जबकि अरस्तु ने जबकि अरस्तु ने इसे पुनः सृजन का पर्याय माना। ठीक है, इसे पुनः सृजन का पर्याय माना। पहला अंतर तो ये हो गया, नंबर वन। नंबर टू लिखिए ये वाली बात कि प्लेटो के अनुसार कवि क्या करता है ना, प्लेटो के अनुसार कवि अनुकृति की अनुकृति करता है। जबकि अरस्तु के अनुसार, कर रहा हूं डैश लिख करके, कला प्रकृति और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, और इस वजह से प्लेटो बोलता है कि कवि जो होता है केवल और केवल अनुकर्ता है, इमिटेटर है, नकलबाज है। ठीक है, और अरस्तु कहता है कि कवि जो है अपने आप में क्रिएटर है, कर्ता है। ठीक है, प्लेटो कर्ता मानता ही नहीं है उसको वो मानता ही नहीं है कि इसने कुछ क्रिएट किया, वो बोलता है कि इसने खाली नकल मारी। ठीक है, उसने केवल नकल की। लेकिन अरस्तु कहता है उसने नकल करी लेकिन सृजनात्मकता की नकल करी, उसने सृजनात्मकता का अनुकरण किया। इस वजह से जो कवि है, जो पोएट है, वो कवि क्या है, कर्ता है, क्रिएटर है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये कहा कि प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो बोलता है कि कवि अनुकर्ता है। तो ये प्रश्न भी कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कवि को अनुकर्ता कौन मानता है, कवि अनुकर्ता है। जबकि अरस्तु क्या कह रहा है, अरस्तु कह रहे हैं कि कवि जो है कर्ता है, क्रिएटर है। ठीक है, ये है। और जो बुनियादी फर्क है, ये डिफरेंस सारे के सारे क्यों आए, प्लेटो की दृष्टि, प्लेटो की दृष्टि नैतिक एवं आदर्शवादी है ना, क्योंकि वो प्रत्ययवादी दार्शनिक है, आदर्शवादी है। जबकि अरस्तु अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी है।
अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी है जो कला को प्रकृति की अनुकृति मानता है, प्रकृति की अनुकृति मानता है। ठीक है। इस वजह से एक पॉइंट, ये पॉइंट नहीं लेकिन स्टार में हम ये कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, प्लेटो के लिए अनुकृति, अनुकृति एक हीन व्यापार है, ठीक है, खराब चीज है, जबकि अरस्तु के लिए जबकि अरस्तु के लिए महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ कार्य, ठीक है, क्योंकि वो अनुकरण को नकल नहीं मानता है, अनुकरण को वो मानता है क्या, पुनः प्रस्तुतिकरण, ठीक है, रिक्रिएशन आप कह सकते हैं, पुनः सृजन कहता है वो अनुकरण। तो अर्थ ही जब अलग अलग ले लिया शब्द का, तो इस वजह से ये अंतर आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये तमाम अंतर जो है यार अरस्तु का काव्य सिद्धांत तो ये होता है। अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न और आता है अनुकरण सिद्धांत में। ठीक है, अनुकरण सिद्धांत थोड़ा बड़ा है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, और प्लेटो से हमें बार बार तुलना करनी पड़ती है। वरना देखिए, ये तुलनात्मक मैंने 4-5 पॉइंट लिखा करके अतिरिक्त समय क्यों लिया, क्योंकि पेपर में देखो, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण पर बात बाकी किसी ने नहीं की है। ठीक है, अब लॉन्जाइनस पढ़ेंगे तो लॉन्जाइनस तो उदात्त सिद्धांत की बात करता है। ठीक है, आगे इत्यादि इत्यादि के अलग अलग सिद्धांत हैं, अनुकरण सिद्धांत दो लोगों ने दिए हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि प्लेटो ने क्या कहा और अरस्तु ने क्या कहा। पेपर में कोई भी कथन आए तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये जो बात कहना चाह रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट तो घुमा के आ सकता है। जिस भाषा में मैंने स्टेटमेंट लिखा, उस भाषा में स्टेटमेंट जरूरी थोड़ी है कि हूबहू वही वाक्य लिखा जा रहा हो। तो घुमा करके आता है, एग्जामिनर अपनी भाषा में पूछता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, न कि वाक्य रटा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैंने अंतर बताया, जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए ये आपको बता दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत समझ करके, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। वरना पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जानता हूं आपने कम से कम 2-3 बार तो पढ़ा ही होगा, ये कम से कम पढ़ने की कोशिश जरूर की होगी। ठीक है, कल मुझे जो है एक कमेंट विशेष रूप से प्राप्त हुआ कि मैंने 3-4 बार पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा है, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और आपके आधे घंटे की वीडियो से मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ है, अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज वाला भी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी चीज और रह जाती है, जो है अरस्तु के व्याख्याकार। ठीक है, अरस्तु के व्याख्याकार यानी अनुकरण सिद्धांत के व्याख्याकार, ठीक है ना, व्याख्याकार। तो अरस्तु के ये जो व्याख्या व्याख्याएं हुई हैं, ये हुई हैं ज्यादातर 4 अर्थों में। ठीक है, इसके 4 अर्थ केवल और केवल लिए गए हैं, जो आपको समझने हैं, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कहाँ चला गया। अच्छा सॉरी, एक ये जो व्याख्याकार हैं, व्याख्याकार इस वाले के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, विरेचन के हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चिकित्सा परक और धर्म परक और नीति परक और पता नहीं क्या क्या, वो जो अर्थ हैं वो विरेचन सिद्धांत के हैं, सॉरी। ठीक है, तो अनुकरण सिद्धांत आपके लिए इतना ही है। ठीक है, व्याख्याकार और हैं जरूर, लेकिन उनके बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आपकी परीक्षा में आएंगे भी नहीं मेरे विचार से। ठीक है, आएंगे विरेचन वाले आएंगे। ठीक है, विरेचन वाले मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये काव्य सिद्धांत अरस्तु का इस प्रकार कंप्लीट होता है, एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया। ठीक है, अनुकरण सिद्धांत लंबा था, त्रासदी और विरेचन थोड़े छोटे हैं। त्रासदी आप लोग जानते हैं कि है क्या, वहीं से जो है हम समझ सकते हैं। तो अगले सिद्धांत का नाम लिखिए, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। हाँ, वो विरेचन वाले के थे। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत।
तो कल हमने बात करी कि ग्रीक ट्रेडिशन में मुख्य रूप से दो प्रकार के काव्य लिखे जाते थे। एक होता था कॉमेडी और एक होता था ट्रेजेडी। मोटे शब्दों में कहें, मतलब सीधा सीधा हिंदी रूपांतरण करें, तो कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत, ठीक है, और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत, ठीक है। तो प्लेटो ने तो, आप लोग जानते हैं, प्लेटो ने तो कॉमेडी को ज्यादा सही माना था। उसने बोला कि ये ट्रेजेडी जो होता है ये समाज को निराश कर देता है, क्योंकि इसमें नायक जो है अंत में हार जाता है, इसमें तो गड़बड़ है। तो उसने जो व्याख्या करी इस संदर्भ में, ट्रेजेडी सिद्धांत को लेकर, ट्रेजेडी को लेकर अरस्तु का जो मत है वो प्लेटो से अलग है, ठीक है। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, अगर सेम टू सेम सहमत होता तो लिखता ही क्यों हो। तो अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत क्या कहता है, अब थोड़ा देखते हैं। तो ये सिद्धांत नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अभी त्रासदी के बारे में थोड़ा मोटे तौर पर बात करते हैं कि ये दो तीन शब्द इससे संबंधित जुड़ते हैं, ठीक है, और विरेचन भी इसी में आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है। त्रासदी का जो अंत होता है वो क्या होता है, दुख पर समाप्त होता है, बहुत गहरा दुख, ठीक है, बहुत ही सैड एंडिंग होती है इसकी, ठीक है। क्यों होती है सैड एंडिंग, क्योंकि त्रासदी का जो हमेशा हीरो रहेगा, जो नायक होगा, हीरो होगा कोई बहुत बढ़िया आदमी, ठीक है, हम कहते हैं इसको भद्र नायक, नैतिक होगा, ईमानदार होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब ये नायक होगा, तो नायक पहले शुरू में अच्छा काम करेगा, फिर खलनायक आएगा, लेकिन नायक जो है अंत में हारेगा, अंत में पराजित होगा, ठीक है। पराजित क्यों होगा, कि बीच में ये करेगा कोई बहुत गहरी मिस्टेक, गहरी गलती करेगा, ठीक है। इस गहरी गलती को कहा जाता है हैमर्शिया, क्योंकि हर कई जगहों पर हेमार्टिया भी लिखा होता है। हेमर्शिया मेरे विचार से ज्यादा सही उच्चारण होगा इसका, ठीक है, फिर भी देख लेना। गहरी गलती जो है हेमर्शिया कहलाती है, क्योंकि ये क्या करेगा, क्योंकि बहुत नैतिक है, तो नैतिक होते होते ये बहुत कुछ ऐसी गलती करेगा उसी नैतिकता के चक्कर में, अपने आदर्श के चक्कर में पड़ करके, कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और इस हैमर्शिया की वजह से जो है अंत में क्या हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा, ये हार जाएगा, पराजित हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि ये बहुत नैतिक है, बहुत अच्छा है, तो जो देखने वाला है, ये जो पढ़ने वाला है, इसका इस नायक के साथ बढ़िया रिलेट हो गया है, बहुत अच्छा तादाद में बन गया, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है ये हीरो, कितना अच्छा आदमी है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको, धीरे धीरे ये कोई गलती करेगा, हैमर्शिया होगा, पतन हो जाएगा, और इस वजह से जो है गहरा दुख पहुंचेगा पाठक को, गहरे दुख पर ये त्रासदी खत्म होती है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये होता क्यों है, ऐसा करते क्यों थे, ठीक है। तो इसके पीछे एक शब्द जो है कल हमने पढ़ा था, कैथारसिस, कैथारसिस, जिसका संबंध है विरेचन से। अभी विरेचन सिद्धांत यही है, विरेचन सिद्धांत भी यहीं पे समझ लो, लिखा भी लेंगे थोड़ी देर में। तो उसने तब जब ये होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दो भाव उद्बुद्ध होते हैं आपके, एक होता है करुणा का भाव और एक भाव होता है भय का भाव। तो जब करुणा प्लस भय का इमोशन मिल जाता है, तो तब आदमी का होता है विरेचन, आदमी रो जाता है, ठीक है। और विरेचन का अर्थ होता है मतलब शुद्धिकरण, भावों का शुद्धिकरण। तो जब करुणा और भय का एक साथ इमोशन बाहर निकल जाता है, तो ऐसा करते थे, ऐसा मानते थे लोग कि त्रासदी से जो है व्यक्ति का कैथारसिस हो जाता है, क्योंकि आदमी के जो इमोशन है वो बड़े घुटे, आदमी का मतलब इंसान के, मैं इन सेंस कह रहा हूँ, ठीक है, पुरुष मत समझ लेना, पूरा इन जनरल जो व्यक्ति होगा, जो इंसान के जो इमोशन है वो बड़े घुटे हुए हैं। तो इस वजह से अगर उसके इमोशन दबे रह जाएंगे, तो वो जो है अच्छी चीज नहीं मानते हैं लोग, वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और इस वजह से तब क्या करते हैं, इस तरह की रचना देख करके, इस तरह का नाटक देख करके क्या होता है, इंसान के जो है ये भाव बाहर निकल जाते हैं, और इस वजह से विरेचन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से त्रासदी की परंपरा बड़ी हिट थी, बहुत चलती थी, ठीक है। तो प्लेटो ने तो त्रासदी की, इस विरेचन को माना ही नहीं, कि भाई ये सब करके कोई विरेचन नहीं हो रहा है, कोई भाव शुद्ध नहीं हो रहे तुम्हारे, उल्टा समाज में निराशा फैल रही है, कि हीरो तो हार जाता है, जो नैतिक होता है वो हार जाता है, ऐसा प्लेटो मानता था। लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं मानता था, ठीक है। तो त्रासदी तो ये होती है इन जनरल, ठीक है। अब इसके बारे में सिद्धांतिक तौर पर क्या कहता है अरस्तु, ये हमें समझना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं त्रासदी के बारे में। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। त्रासदी ग्रीक साहित्य की महान विधा है, साहित्य की महान विधा है। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, वैसे हम उसको
मानेंगे नहीं कि वो त्रासदी है, लेकिन त्रासदी से मिलती जुलती एक चीज, एक रचना हमारे यहाँ मिलती है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की कहानी क्या है? पृथ्वीराज चौहान बड़ा वीर है, कमाल का व्यक्ति है, आदर्शवादी है, नैतिक व्यक्ति है, ठीक है। और वो क्या करता है, बहुत ज्यादा नैतिक होने के चक्कर में, बहुत ज्यादा बहादुर होने के चक्कर में क्या करता है, मोहम्मद गौरी ने उस पर आक्रमण किया, बहुत बार आक्रमण किया, ठीक है। और हर बार जो है पृथ्वीराज ने उसको माफ किया, छोड़ दिया, कि उसको हराया और बोला अब तो निहत्ता है, तुझे फिर से माफ किया, तो जा यहाँ से। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा बार बार किया, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसी वजह से हो गया हैमरशिया, ये बार बार उसको छोड़ना दरअसल क्या है, एक बहुत बड़ी नैतिक गलती है रचना के अनुसार, ठीक है। और ये हो गया है, इस वजह से इसको कहेंगे हम कि उसने क्या कर दी, बड़ी नैतिक गलती कर दी, उसको बार बार छोड़ करके हैमरशिया कर दिया। और अंत में क्या हुआ, गौरी आया और मैच जीत के चला गया, मतलब उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, हरा दिया, युद्ध में हराया, और फिर वहां से जो है उसने अपना वंश स्थापित कर दिया। तो ये एक बड़ी नैतिक गलती उसने करी, ठीक है। हम वैसे पृथ्वीराज रासो को त्रासदी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो त्रासदी है भी नहीं, क्योंकि अंत में तो उसको ग्लोरीफाई ही किया है, कि जब अंत में जो पाठक के मन में जो भाव आता है वो वीरता का आता है, वो विरेचन का नहीं आता है, वो करुणा और भय नहीं बैठता है, वो वीरता का आता है, तो उसको टेक्निकली त्रासदी नहीं कह सकते, ठीक है। और चंद्रबरदाई ने त्रासदी के उससे लिखा भी नहीं था पृथ्वीराज रासो, उन्होंने तो वो वीर गाथा के सेंस में लिखा था, ठीक है। लेकिन उदाहरण के लिए थोड़ा सा डिबेटेबल चीज समझने के लिए हम कर सकते हैं कि त्रासदी ऐसी होती है, ठीक है। त्रासदी ग्रीक साहित्य की महान विधा है, जिसमें जिसका अंत दुखांत होता है, मतलब जो दुखांत होता है कुल मिलाकर के, ठीक है। इसमें अत्यंत नैतिक नायक हेमर्शिया के कारण, अब छोटा छोटा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, हेमर्शिया के कारण पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, जिससे भावक शब्द है, भावक कहीं पाठक कहीं, जिससे भावक के मन में करुणा और भय की भावना उद्बुद्ध होती है, ठीक है। ये जो है त्रासदी है, ये है त्रासदी। अब इसके बारे में सिद्धांत क्या दिया है, सिद्धांत हमको समझना है, ठीक है। अरस्तु ने बोला कि त्रासदी के होते हैं 6 तत्व, अब ये सिद्धांत है, ठीक है, ये तो परिभाषा है। तो अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 6 तत्व हैं। वो 6 तत्व क्या क्या है? पहला, अब ये पेपर में आता है कि कौन सा तत्व उसने नहीं माना, या कौन कौन से तत्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कथानक, ठीक है, पहला क्या माना, कथानक। दूसरा माना उसने चरित्र। तीसरा माना उसने विचार। चौथा माना है पद विन्यास। पद विन्यास कहें या फिर भाषा कहें, पद विन्यास स्लैश भाषा, कथानक, चरित्र, विचार, पद विन्यास, गीत, और अंतिम है दृश्य, ठीक है। तो इसने छह छह तत्व माने त्रासदी के अंदर, कथानक, चरित्र, विचार, पद विन्यास, गीत और दृश्य, ठीक है। ये 6 आपको तैयार रखने हैं, पता होने चाहिए। कथानक के बारे में उसने ये कहा, कथानक का मतलब क्या होता है, जो मेन स्टोरी लाइन होगी तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कथानक में उसने जो चीज कही, कथानक त्रासदी का प्राण तत्व है, प्राण तत्व है, ठीक है। इसके अलावा कथानक के 3 आवश्यक, कथानक की 3 आवश्यकताएं होनी चाहिए। कथानक में ये 3 चीजें होनी चाहिए। कथानक किस टाइप का होना चाहिए, तो ये मानता है कि कथानक किस टाइप का होना चाहिए। कथानक की 3 आवश्यकताएं हैं। पहली चीज, 3 चीजें होनी चाहिए कथानक, कथानक किस प्रकार का होना चाहिए, कथानक होना चाहिए गंभीर, सीरियस होना चाहिए, है ना।
दूसरी चीज है पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और तीसरी चीज है विस्तृत। ये याद रखना, ये विशेषण पूछे जा सकते हैं। 3 आवश्यकताएं या 3 विशेषण कहें जो भी कहें, ये 3 एलिमेंट इसमें होने ही चाहिए। कथानक की 3 आवश्यकताएं हैं कि कथानक गंभीर होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथानक ही दरअसल त्रासदी का जो मेन एलिमेंट है, जो उसका प्राण तत्व है, सोल है, वो तो यही है। ठीक है, और इसके अलावा उसने कथानकों के प्रकार भी बताए। कथानक के प्रकार, कथानक के प्रकार होते हैं 1 2 एंड 3। 3 प्रकार है। पहला तो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। दूसरा होगा कल्पनाश्रित। कल कल्पनाश्रित। और तीसरा है अनुश्रुतिक। ये अनुश्रुतिक मतलब मिक्स। ऐतिहासिक मतलब पूर्णतः इतिहास हो जिसमें, पूर्णतः कल्पना हो जिसमें, वो कल्पनाश्रित, और जिसमें इतिहास प्लस कल्पना दोनों का समायोजन हो, उसमें उसको अनुश्रुतिक कहते हैं। इतिहास प्लस कल्पना। ठीक है, वो अनुश्रुतिक है। ऐतिहासिक है, वो समझ गए आप लोग ये होता क्या है। और कथानक के बारे में उसने कहा कि कथानक का प्राण तत्व और कथानक की 3 आवश्यकताएं हैं कि कथानक गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए। इसके अलावा चरित्र है, तो चरित्र में नायक के बारे में उसने ये कहा कि नायक जो होना चाहिए, नायक क्या होना चाहिए, नायक का पतन आवश्यक है, तभी तो विरेचन होगा। आवश्यक है। किस वजह से करेगा वो, हैमर्शिया की वजह से। हेमरसिया, हेमरशिया जो भी है, हेमरशिया के कारण होगा। ठीक है, हेमरशिया मतलब बहुत गंभीर कोई बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर जिसको कहते हैं। ठीक है, कारण। और इस वजह से क्या होगा, पतन आवश्यक है, तो इस वजह से। और एक और चीज है, नायक नैतिक होना चाहिए। नैतिक व भद्र पुरुष होना चाहिए। ठीक है, तो नैतिक और भद्र होना चाहिए उसका, ये जो है आवश्यकताएं हैं। तीसरी चीज है विचार। तो विचार तो है ही, विचार से ही त्रासदी का जन्म होता है, तो विचार से ही जन्म होता है। इसके अलावा भाषा, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का भी अपना महत्व है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, उसने कहा कि संवाद युक्त भाषा होनी चाहिए। संवाद युक्त मतलब जिसमें बातचीत हो रही हो दो लोगों के बीच, ऐसी वाली भाषा होनी चाहिए, संवाद युक्त भाषा होनी चाहिए। ठीक है, और इमोशन जगाने के लिए आपको अलग से सीन क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपका भाव आ जाए। तो भाव के लिए दृश्य की आवश्यकता न पड़े, भाषा में ही वो चमत्कार हो। ठीक है, दृश्य का अपना महत्व है, लेकिन वो महत्व अलग है। भाव के लिए दृश्य की आवश्यकता न पड़े, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और भाषा के बारे में उसने एक और बात कही जो समझने के लिए है इंपॉर्टेंट, कि भाषा की आवश्यकता क्या है। ठीक है, भाषा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, 1 2 3, तीन तीन चीजें हमेशा बोलता है। लय, सामंजस्य, लय सामंजस्य और गीत। इन चीजों से बनी, तीन तीन चीजों से बनी होनी चाहिए, कि उसमें लय होनी चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, और उसमें गीतात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, और गीत क्यों, इमोशन को ट्रिगर करने में डायलॉग का उतना महत्व नहीं होता जितना सॉन्ग का होता है। जब गाना सुनते हैं आप, तो गाने में क्या होता है, ज्यादातर इमोशन ही होता है। तो गीत का बड़ा महत्व उसने माना, इस वजह से वो कहता है भावों की अभिव्यक्ति के लिए भावों की
अभिव्यक्ति के लिए गीत सबसे सटीक और प्रभावशाली माध्यम है ना। प्रभावशाली माध्यम है। और दृश्य के बारे में वो ये कहता है, दृश्य का मतलब होता है सीन, या दृश्य का मतलब आप ले सकते हैं अभिनयता से, एक्टिंग से। ठीक है, क्योंकि रास केवल कविता नहीं है ना, नाटक भी वो है। तो इस वजह से जो है अभिनय जो होता है, एक्टिंग जो होती है, अभिनय जो होती है, त्रासदी का प्राण तत्व है। अभिनय जो होता है त्रासदी का प्राण तत्व होता है। ठीक है, तो ये है बात इसमें। आखिरी बचता है विरेचन सिद्धांत। लेकिन विरेचन सिद्धांत से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि कई लोग बैच कोर्स के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो उसमें उनके लिए जानकारी यही है कि हमारा जो मेरे द्वारा यूकेपीएससी प्रवक्ता हिंदी साहित्य का बैच जो है आपके बीच चल रहा है कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, शुल्क वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो शुल्क अभी चल रहा है 2500। ठीक है, ऑफर लगा करके है ये 2500। इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यक्रम जो संपूर्ण पूरा भी सिलेबस होगा, जो नोटिफिकेशन आने के बाद यदि कोई बदलाव, कोई भी नया पैटर्न इत्यादि इत्यादि कुछ भी जुड़ता है तो इसी कोर्स के अंदर आपको कवर कराया जाएगा। इसके लिए आपको अतिरिक्त कुछ भी मतलब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिल जाएगी, इसी शुल्क के अंदर, इसी कोर्स के अंदर। इसके लिए भी आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा क्लासेस जो होंगी वो हमारी लाइव माध्यम पर होती हैं, लाइव होती हैं इसी सेटअप पर ऐसे ही। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी आप उसकी देख सकते हैं अनगिनत बार, जितनी बार भी आप देखना चाहें। और उसके बाद हमारे जो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रेजेंट में, जिस तरह से अभी आपको ये जो लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इसी तरह के नोट्स जो है आपको मिलते हैं। वैसे नोट्स ज्यादातर विद्यार्थी खुद अपने बनाते हैं, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग और अपना रिवीजन अच्छा होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाले नोट्स जो है अपलोड किए जाते हैं, ये नोट्स भी आपको उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कोर्स चल रहा है। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉल कई बार रिसीव नहीं हो पाती है। ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ज्ञान वाटिका ऐप है। ठीक है, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें मेरा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुभम थपलियाल हिंदी साहित्य करके अ, उसका लिंक है, वो आपको मिल जाएगा उसमें। ज्ञान वाटिका ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जो रिकॉर्डिंग उसकी बाद में देखेंगे इस वीडियो की। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जानकारी थी, तो ये जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अ, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी। एमसीक्यू जो कोर्स हमारा चल रहा है यूट्यूब पर फ्री में, जो एमसीक्यू वीडियोस आ रही हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो खैर ये बात है, विनय ये सारी बात करनी थी हमें। इससे पहले आखिरी सिद्धांत पढ़ते हैं, आपका विरेचन सिद्धांत। विरेचन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे तो कुछ खास उसमें रह नहीं गया है, लेकिन समझने के लिए जो थ्योरेटिकल बात अरस्तु करता है वो कर लेते हैं। तो विरेचन कैसे होता है, जब क्या होता है, जो है आपका त्रासदी के माध्यम से नायक का पतन होता है, तो जो देखने वाला है या जो काव्य को पढ़ने वाला है वो होता है आपका, उसका भाव जो है शुद्ध होते हैं। क्योंकि जो दो इमोशन है, ये भी पेपर में आता है कि अरस्तु ने किन दो भावों को जो है विरेचन का मूल वो माना है, तो करुणा और भय, ये दो इमोशन का के माध्यम से ही विरेचन होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो विरेचन सिद्धांत देखिए, इसमें पहली चीज उसने ये कहा कि भावों का दमन, भावों का दमन हानिकारक और अहितकर है ना, गलत है, ठीक नहीं है, अहितकर है। सेकंड, त्रासदी से, है ना, त्रासदी के माध्यम से, त्रासदी से भावों का शुद्धिकरण होता है।
मन का शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है, ठीक है, अर्थात विरेचन होता है, कैथारसिस होता है। दुखांतक यानी कि ट्रेजेडी देखने के बाद, दुखांतक देखने के बाद, दुखांतक देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेशकर भावों, क्लेशकर भाव कौन से होते हैं, मतलब जैसे ईर्ष्या है, क्रोध है, इत्यादि इत्यादि, जो भी आपके गलत वो हैं, इमोशंस हैं, खराब वाले इमोशंस हैं, तो भावों से अल्पकालिक ही सही, ऐसा नहीं कह रहे कि एक बार देख ले तो जीवन भर चलेगा, अल्पकालिक ही सही, अल्पकालिक ही सही, लेकिन मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति मिलती है, ठीक है, तो उसके जो क्लेशकर भावों से जो है इसमें मुक्ति मिलती है, ठीक है। और इस प्रकार उसने जो दो इमोशन माने, विरेचन किसके माध्यम से होता है, विरेचन में करुणा एवं भय, इन दो भावों का प्रकटीकरण होता है। एक तो डर लगता है, भय होता है, भय का महसूस करता है व्यक्ति, और दूसरा करुणा है ना, शोक, दोनों भावों का प्रकटीकरण होता है। तो जब आदमी रोता है तो मन हल्का होता है, ऐसा टाइप का कुछ होता है ना, तो वही वाली बात इसमें भी है। विरेचन में क्या होता है, करुणा और भय, इन दो भावों का प्रकटीकरण होता है। और जब करुणा का भाव व्यक्ति के अंदर आता है तो एकदम निष्पाप हो जाता है व्यक्ति, उसके जो कला है, आंतरिक जो क्लेश का भाव है, जो मन होता है, वो पूरी तरह से धुल जाता है, ठीक है। तो वो जो भाव होता है, ऐसा जा करके विरेचन होता है, ठीक है। और जो मैं कह रहा था वो विरेचन के व्याख्याकार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, विरेचन के व्याख्याकार। विरेचन के व्याख्याकार, तो तीन चार चार प्रकार की व्याख्याएं होती हैं विरेचन के संबंध में, ठीक है। तो ये लिखिए, व्याख्याकारों ने, व्याख्याकारों ने विरेचन के, विरेचन के चार अर्थ किए हैं। कौन कौन से हैं वो, पहला, पहला है चिकित्सा परक अर्थ, चिकित्सा परक अर्थ, ठीक है। ये विद्वान कौन है, विद्वान का नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके विद्वान हैं, एक तो है वर्जीज, क्या पता भोले भटके, आज तक मैंने ये देखा तो नहीं कि इनका नाम पूछा गया हो, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि कौन कौन सी व्याख्याएं हैं। तो पहले तो है, पहला अर्थ है चिकित्सा परक, दूसरा है आपका धर्म परक अर्थ, धर्म परक अर्थ, ठीक है। इसका जो व्याख्या किया है उसका नाम है प्रोफेसर गिलबर्ट, प्रोफेसर गिलबर्ट, ठीक है। गिलबर्ट जो है इसका मेन, ही इसकी व्याख्या करने वाला, जिसका अर्थ उसने धर्म परक अर्थ निकाला। तीसरा कला परक व्याख्या है, कला परक अर्थ, जिसने कला से जोड़ा विरेचन को, ठीक है। तो बूचर है, उसका विद्वान है बूचर। और चौथा है नीति परक अर्थ, नीति परक अर्थ, तो ये करने वाले हैं जैसे कुछ विद्वान लिखे, कार्नेई, कार्नेई, रेसिन और बार्नेज, ठीक है। तो ये जो है विरेचन के चार प्रकार की व्याख्याएं, चार प्रकार के अर्थ किए जाते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा परक अर्थ अगर आप थोड़ा थोड़ा व्याख्या करना चाहें तो देखिए, उसने ऐसा कहा,
एक शब्द आपने सुना होगा, रेचक। रेचक, देखिए कुछ शरीर की शुद्धिकरण के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? जैसे आप जो चीज़ें खाते हैं, जो चीज़ें आहार करते हैं, पानी पीते हैं, तो फिर उनको जो है आप बाहर भी निकालते हैं, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, अलग-अलग इन चीज़ों के द्वारा, ठीक है? ये इवन जो डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, वो भी बाहर निकलती है, वो पिंपल इत्यादि के द्वारा, ठीक है? तो जिस प्रकार फिजिकल चीज़ों के द्वारा उदर की शुद्धि होती है, आपका शरीर शुद्ध होता है, उसी तरह से त्रासदी के द्वारा जो विरेचन होता है ना, तो विरेचन भी एक प्रकार का रेचक की क्रिया है, एक प्रकार की क्या है, डाइजेशन का सिस्टम है, जिसमें क्या होता है अ, जो है बहुत सारे जो खराब प्रकार के इमोशन है, जो गलत तरह की चीज़ें हैं, जिसका शरीर में कोई योगदान नहीं है। जिस तरह से जब अगर आप शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, अगर कोई मानो फॉर एग्ज़ाम्पल मन मल त्याग नहीं करेगा तो उसका शरीर बीमार पड़ जाएगा। उसी तरह से अगर वो इन भावों का त्याग नहीं करेगा, उन भावों को शरीर से बाहर नहीं निकालेगा, तो वो बीमार पड़ जाएगा, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएगा। ऐसा चिकित्सा परक व्याख्या जो है, ऐसी इन्होंने निकाली है वर्जीज़ और डेचज़ जैसे विद्वानों ने, ठीक है? तो चिकित्सा परक अर्थ ये हो गया। दूसरा जो है धर्मपरक अर्थ उन्होंने देवता से निकाला, ठीक है? तो देखिए होता क्या था कि यूनान में जो है एक देवता होता था, ठीक है? जो कि उसके उसका जो है एक उत्सव मनाया जाता था, उसका एक फेस्टिवल मनाया जाता था और उस फेस्टिवल से माना जाता था कि शुद्ध जो है व्यक्ति होता था, ठीक है? और उस उत्सव में क्या होता था, बड़ा उन्मादकारी संगीत बजाया जाता था, बहुत खतरनाक तरह का संगीत बजाया जाता था और इस वजह से क्या होता था, ऐसा मानते थे कि उस संगीत को सुन करके लोगों का मन शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, उस देवता के संगीत से। तो ये धर्मपरक अर्थ हो गया। तीसरा है कलापरक अर्थ। कहाँ है? हाँ, तीसरा है कलापरक अर्थ, ठीक है? तो कलापरक अर्थ ऐसा मानते हैं लोग जो कि ये बूचर ने जो व्याख्या की है कि जो वास्तविक जीवन है आपका, तो वास्तविक जीवन में क्या होता है, करुणा और भय के भाव जो होते हैं, वो जो बड़े दूषित और बड़े कष्टप्रद तत्वों से युक्त होते हैं। असल जीवन में आदमी के अंदर करुणा का भाव कब प्रकट होता है, शोक का भाव कब प्रकट होता है, जब बड़ा गहरा दुःख पहुँचता है। तो करुणा में भी बहुत सारे डार्क चीज़ें जुड़ी हुई हैं और भय में भी बहुत सारी डार्क चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जब इसमें बहुत सारी डार्क चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से क्या है, इन इमोशंस का बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है? और इस वजह से कला के माध्यम से ये भाव निकलने चाहिए। तो ऐसा कलापरक अर्थ जो है बूचर ने निकाला और तीसरा निकाला नीतिपरक, जो चौथा अर्थ निकाला नीतिपरक अर्थ, तो उन्होंने माना कि जो मतलब जो विरेचन होता है, उससे क्या होता है, व्यक्ति नैतिक हो जाता है, व्यक्ति अच्छा हो जाता है, ऐसा-ऐसा अर्थ उन्होंने निकाला है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के इस तरह की व्याख्याएँ हैं। तो शब्द से ही आप समझ लेंगे वैसे तो, और ज़्यादातर ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि विरेचन का कौन-सा अर्थ इसमें से नहीं किया गया है। 4 अर्थ हैं, चिकित्सापरक, धर्मपरक, कलापरक और नीतिपरक। विद्वानों का नाम याद करना चाहें, तो याद कर सकते हैं। वर्जीज़ डेचस, गिलबर्ट हो गए धर्मपरक वाले, कलापरक बूचर और नीतिपरक कार्नेगी, रेसिन, बार्ने। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं याद करूँगा तो कैसे करूँगा, धर्मपरक वाला याद रखूँगा कि गिलबर्ट था और कलापरक वाला बूचर था। ठीक है? और बाकी याद जो है वो करके कुछ कर लूँगा मैं। चिकित्सा परक में वर्जिस, डेचस याद हो जाएँगे मुझे। चौथे वाले जितने भी आएँगे वो सब नीति परक वाले हैं। ऐसा भी याद किया जा सकता है। जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है? और एलिमिनेट करने वाला हो तो ज़्यादा वाला याद मत करो, कम वाला याद करो, बाकी रह जाएगा वो ज़्यादा वाला है। बस ऐसा भी कर सकते हैं तैयार, तरीका होता है करने का, ट्रिक होती है। ठीक है? तो ये है आपका अरस्तू का काव्य सिद्धांत। हमारा दूसरा काव्य शास्त्री, महान काव्य शास्त्री अरस्तू, एक बड़ा दार्शनिक, ठीक है? और इसके परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है और वैसे भी आपको जो है आना चाहिए। ठीक है? अब खैर अरस्तू से अब जो है हम जब अ, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये जो विरेचन का सिद्धांत है ये लौट करके आता है, ठीक है? और रस सिद्धांत में इसकी तरह कुछ-कुछ व्याख्याएँ होती हैं, जो साधारणीकरण की बात होती है रस सिद्धांत में, वहाँ भी कुछ इसी तरह की बात है, की गई है, ठीक है? तो आधुनिक विद्वानों ने जोड़ा है उसका संबंध, वो बात करेंगे हम बाद में, ठीक है? जब आएगी भारतीय काव्य शास्त्र पर बात। तो अरस्तू के फिलहाल काव्य सिद्धांत यही है। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो आपको पढ़ने के लिए आती हैं? सबसे पहली चीज़ जो कि कृतियाँ आपको याद करनी है, तीनों चीज़ें आपको याद करनी है। अनुकरण सिद्धांत में वो क्या-क्या मेन-मेन बातें बोलता है, ये याद करनी है। प्लेटो से उसका अनुकरण सिद्धांत कैसे अलग है? कवि को प्लेटो अनुकर्ता कहता है और अरस्तू कर्ता कहता है, क्रिएटर कहता है। ठीक है? क्या अंतर है? उसकी दृष्टि कैसी है? इसकी दृष्टि कैसी है? दूसरी चीज़ त्रासदी के जो उसने 6 एलिमेंट्स बताए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कथानक के बारे में जो वो कहता है कि विस्तृत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, है ना? क्या था विस्तृत
विस्तृत, पूर्ण और अ, देखो मैं ही भूल गया, गंभीर, हाँ, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए। ठीक है? कथानक के 3 प्रकार होते हैं, ऐतिहासिक, कल्पनाश्रित और आनुश्रुतिक होते हैं। ठीक है? इसके अलावा नायक कैसा होना चाहिए? नायक जो है अच्छा आदमी होना चाहिए, नैतिक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है? पद विन्यास, भाषा होनी चाहिए, संवाद युक्त होनी चाहिए और भाषा की 3 विशेषताएँ हैं, लय, सामंजस्य और गीत उसमें होना चाहिए। और गीत को उसने क्यों माना? क्योंकि गीत जो होता है सबसे सशक्त माध्यम होता है भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है? और दृश्य भी ज़रूरी होता है। ये 6 एलिमेंट ज़रूरी होते हैं। विरेचन सिद्धांत में उसने क्या-क्या कहा? 2 इमोशंस का उसने नाम लिया, 2 इमोशन बड़े महत्वपूर्ण है, करुणा और भय के इमोशन, ये उसने कहा, ये भी पेपर में आता है। और इसके अलावा व्याख्याकार जो है आ सकते हैं, व्याख्याकार तो नहीं लेकिन व्याख्याएं आती हैं। ये कौन-कौन सी हैं? आज तक तो यही पूछा गया है। विद्वान भी आप लोग याद कर लेना, क्या पता पूछ ही लिया जाए अगली बार, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है? तो ये जो है आपके अरस्तू की व्याख्याएं होती हैं। ठीक। इसके अलावा बाकी अगला जो आएगा हमारा अगला काव्य शास्त्री है लॉन्जाइनस। तो लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत अगली क्लास में। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, ताकि आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा काव्य शास्त्र आप अगर दोबारा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है अब प्लेटो की, वो देख ले। ठीक है? उसमें थोड़ा क्वालिटी वो है, तो आप उसको ऐसे में लैंडस्केप करके, मोबाइल को ऐसे में ना देखते हुए ऐसे में देखें तो तब ठीक रहेगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है? वैसे तो मैं पूरा वाक्य रिपीट करता हूँ, आपको बोर्ड में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके आप बोर्ड में लिखा हुआ टेक्स्ट भी देख सकते हैं। और इसमें तो मुझे लगता है आपको साफ साफ ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो इस प्रकार अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को हाइप जरूर करना है। ठीक है? एक हाइप वाला ऑप्शन आता है उसमें, तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा आप लोग। कमेंट के बगल में आप करेंगे तो हाइप दिस वीडियो आता है, तो उस पर क्लिक करके आप हाइप पॉइंट देंगे तो मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और बाकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक भी मैं पहुंचूंगा तो उनका भी फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो वो जो है आप लोग जरूर करें। ठीक है? इस और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखिए, पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।